हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पोर्ट्स के बारे में। इंडिया में कितने तरह के पोर्ट्स है, वो कहाँ कहाँ पे स्थित है और इसको मैनेज कौन करता है, कौन हैंडल करता है, कौन देखता है कि पोर्ट्स में क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है। और जो भी रिसेंट के न्यूज़ होंगे पोर्ट्स रिलेटेड, उसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूँगी। इससे क्या होगा कि आपको बेसिक्स, इस छोटे सी वीडियो में आपको पोर्ट्स के बारे में बेसिक्स भी पता चल जाएगा और कोई रीसेंट न्यूज़ होंगे वो भी पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो मेरा ये क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोर्ट्स किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी किरदार निभाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पोर्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना इकोनॉमी के लिए। तो इंडिया के केस में अगर हम देखते हैं कि पोर्ट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसका रीज़न है कि जो जितने भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में, एक्सपोर्ट मतलब देश से सामान हम बाहर भेजते हैं और इंपोर्ट मतलब जो चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा नहीं होती हैं वो हम बाहर से खरीद लेते हैं। तो जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसको ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग के केस में 95% जो ट्रेडिंग है, 95% जो ट्रेडिंग है वो हमारे देश में वॉल्यूम से वो मैरीटाइम के थ्रू होती है। मैरीटाइम मतलब पानी के थ्रू, पानी मतलब पोर्ट्स के थ्रू, बंदरगाहों के थ्रू। और जो 70% जो वैल्यू से होती है, जितने पैसे हम मिलता है हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से जो भी, तो उसका जो 70% जो वैल्यू से जो होता है वो भी मैरीटाइम के थ्रू होती है। तो आप ये सोचिए कि हमारे इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन का कितना अहम रोल है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए पोर्ट्स, बंदरगाह, क्योंकि अब है फ्लाइट है, आप फ्लाइट में उतना कार्गोज नहीं भेज सकते हैं, लेकिन आप थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आप बहुत सारी चीज़ें एज ए कार्गो शिप से भेजा जा सकता है। और पुराने टाइम पे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था। इवन अभी भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के रिगार्डिंग 95% वॉल्यूम जो इंडिया का है वो हम मैरीटाइम से ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, पोर्ट्स का क्लासीफाई हम कैसे करते हैं। तो इंडिया के केस में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं हमारे देश में। मेजर पोर्ट्स हैं हमारे देश में, 13 मेजर पोर्ट्स हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ पे स्थित है। उसके अलावा 205 माइनर पोर्ट्स और इंटरमीडिएट पोर्ट्स कहा जाता है, इमीडिएट पोर्ट्स कहा जाता है, माइनर पोर्ट्स और इमीडिएट पोर्ट्स भी है हमारे देश में। उसके अलावा 6 नए पोर्ट्स बनने वाले हैं, 6 न्यू प्रोजेक्ट्स चल रहा है पोर्ट्स के रिगार्डिंग। और आप ये बता सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट के अंदर आता होगा। ये आता है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? ये सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो इनिशिएटिव है जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पोर्ट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाई जाए। ठीक है, कि पोर्ट्स में से हम ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर सके गुड्स को और जल्दी कर सके, एफिशिएंटली कर सके और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो जो सागरमाला प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है, इसके अंतर्गत 6 नए प्रोजेक्ट है जिसमें 6 नए पोर्ट्स बनने वाले हैं। तो पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन हम देख चुके हैं कि हमारे देश में 13 मेजर पोर्ट्स है। और अब उसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहली चीज़ इस समय हमें ये पता होना चाहिए कि पोर्ट्स को मैनेज कौन कर रहा है। पोर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं सबसे पहले कि अगर हमने मेजर पोर्ट्स के बारे में बात करें, मेजर पोर्ट्स हमारे देश में कितने हैं? अभी मैंने आपको बताया 13 मेजर पोर्ट्स हैं। इसको मैनेज कौन करता है? यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री इसको मैनेज करता है। और जितने भी माइनर पोर्ट्स है, माइनर पोर्ट्स है या फिर इमीडिएट पोर्ट्स है, उनको कौन करता है मैनेज? उनको मैनेज करता है उस रिस्पेक्टिव स्टेट की मिनिस्ट्री।
ठीक है, जो भी कोस्टल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई कोस्टल स्टेट में ही पोर्ट होगा, ठीक है, तो उस कोस्टल स्टेट में वहां की सरकार एक मिनिस्ट्री बनाती है और जो कि उस माइनर पोर्ट या इमीडिएट पोर्ट्स को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं कि कैसे ध्यान रखना है, कैसे रख रखाव होगा, कितना कार्गोस जाएगा, किस तरीके से, सब कुछ वहाँ की स्टेट कोस्टल स्टेट मिनिस्ट्री करती है। उस पर्टिकुलर कोस्ट की स्टेट की एक अपनी खुद की वो शिपिंग मिनिस्ट्री बनाते होंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो 13 मेजर पोर्ट्स है जिसके बारे में मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, उसका कौन मैनेज कर रहा है? यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। आप इस इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं कि मैंने टोटल 13 मेजर पोर्ट्स को रिप्रेजेंट किया है, और मैं चाहती तो मैं सारे नाम लिख सकती थी कि पर्टिकुलर ये मैप, ये पर्टिकुलर जगह पे ये है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे, आपको भी, आप भी ध्यान रखेंगे कि मैं कोई गलती ना करूं, और आप खुद से भी एक रिवीजन टेस्ट लेंगे कि हाँ ये सही जगह पे ये 13 मेजर पोर्ट्स क्या आपको याद है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस तरफ से। आप ये देखिए, ये क्या है? ये गुजरात स्टेट है, जो भी है यहाँ पे वो गुजरात स्टेट है। तो गुजरात में स्टेट के साथ उस मेजर पोर्ट्स को डिस्कस करूंगी। ये है गुजरात स्टेट, और गुजरात स्टेट में जो पोर्ट पाया जाता है, जो पोर्ट है वो है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का रिसेंटली ही नाम चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट, ठीक है। अब आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ वो 13 मेजर पोर्ट्स है। इसके अलावा भी गुजरात में कई सारे पोर्ट्स होंगे, और जो कि बहुत एंशिएंट टाइम से या ब्रिटिश के टाइम से वो चलते आ रहे होंगे, और वो कार्गोज का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते होंगे। लेकिन जो अभी मैं डिस्कस करूंगी वो सिर्फ 13 मेजर पोर्ट्स के बारे में। तो गुजरात में ये जो डिस्कस कर रही हूँ वो है कांडला, जिसका नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट किया जा चुका है। और आपसे ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा पोर्ट को दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होगा इसका आंसर, उसका नाम है कांडला, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। और इसके बारे में और भी कुछ चीजें हैं कांडला के बारे में, जो मैं आपको बताती हूँ कि ये एक टाइडल पोर्ट है, और इसको ट्रेड फ्री जोन कहा जाता है, और ये लार्जेस्ट पोर्ट कहा जाता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ कार्गो यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने देश से। तो कांडला पोर्ट के बारे में बस 3 चीजें हैं कि ये टाइडल पोर्ट है, और ये ट्रेड फ्री जोन है, और ये बहुत सारा कार्गोस को ट्रांसपोर्ट करने में या हैंडल करने में मदद करता है, ठीक है। जो दूसरा पोर्ट है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे वो है आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा पोर्ट है? ये है महाराष्ट्र स्टेट में। कौन सा पोर्ट होगा ये है मुंबई पोर्ट, ठीक है। अब मुंबई पोर्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, ठीक, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है ये इंडिया का। अब नेचुरल पोर्ट क्या होता है तो ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे, और इसको माना जाता है कि बिजनेस पोर्ट भी है। इंडिया का बिजनेस पोर्ट कौन सा है? तो वो है मुंबई पोर्ट। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में एक और मेजर पोर्ट है। तो वो कौन सा पोर्ट है? वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, JNPT के नाम से ये जाना जाता है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। आप ये सोचिए कि एक मुंबई में एक पोर्ट है जो कि लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, उसी के जस्ट नीचे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी बनाया जा चुका है। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल है तो बनाया ही गया होगा, तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है इंडिया का? वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा पोर्ट है मेजर पोर्ट में। तो ये मेजर पोर्ट में कौन सा पोर्ट आता है? ये है मॉर्मुगांव। तो ये मॉर्मुगांव
कहाँ है ये मोरमुगांव? कहाँ है? आप जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आप क्या बता सकते हैं कि मोरमुगांव कहाँ है? ये है, जल्दी आप जल्दी सोच सकते हैं, मोरमुगांव कहाँ है? मोरमुगांव है गोवा में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद क्या बचता है। मोरमुगांव के बाद कौन सा पोर्ट आता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन सा पोर्ट है। ये है कर्नाटका में कौन सा मेजर पोर्ट है? जल्दी, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसका जवाब सबको पता होना चाहिए। वो है मैंगलोर। मैंगलोर, मैंगलोर पोर्ट। ठीक, उसके बाद आती है केस कि ये कौन सा पोर्ट है। ये केरला में है, केरला में हम दिख रहा है कि ये केरला में है। ये कौन सा पोर्ट हो सकता है? ये है कोच्चि पोर्ट। ठीक है, कोच्चि में पोर्ट है, ये है केरला में। ठीक है, अब हम आ गए हैं, जो भी बातें हमने यहाँ पे की है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया है। वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स हमने अभी तक देखे हैं। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ये है तमिलनाडु स्टेट, और यहाँ पे जो पोर्ट हमें सबसे पहले नीचे तरफ से दिख रहा है वो है टूटीकोरिन। टूटीकोरिन पोर्ट। उसके अगर हम और ऊपर जाएंगे तमिलनाडु में तो हमें ये पोर्ट दिखेगा, वो है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बात है कि एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई का जो पोर्ट है वो एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। जिस तरीके से जेएनपीटी के बारे में बताया हमने कि ये एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, उसी तरीके से चेन्नई भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक, और इसको सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट भी माना जाता है। सेकंड बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है? चेन्नई। तो आपसे अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले बताया हो कि सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है पूरे इंडिया में, तो वो कौन सा था? क्या आप बताना चाहेंगे? वो था हमारा मुंबई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये कौन सा पोर्ट है जो कि एक और पोर्ट है तमिलनाडु में, इसका नाम है एन्नोर। ठीक, ये एन्नोर पोर्ट है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ और हमें ये दिखता है, ये कौन सा स्टेट है? जल्दी बताइए। ये स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश का, और इसमें जो पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को वाइजैक भी कहा जाता है। और विशाखापट्टनम के बारे में बहुत ही फेमस चीज़ है कि पूरे इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। पूरे इंडिया का सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? वो है विशाखापट्टनम। अब हम थोड़े से नॉर्थ और जाते हैं तो ये हम आ गए उड़ीसा में, और उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है? कौन सा पोर्ट है? जल्दी बताइए, आप लोग गेस कीजिए। ये है पारादीप का पोर्ट। पारादीप का पोर्ट है उड़ीसा में। जब हम थोड़ा सा और नॉर्थ ईस्ट तरफ जाते हैं तो हमें एक पोर्ट दिखेगा जो कि है वेस्ट बंगाल में, और ये पोर्ट का नाम है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट है ये। अब कोलकाता पोर्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया का सिर्फ अकेला है जो एक रिवरीन पोर्ट है। हुगली रिवर है वहाँ पे जहाँ पे ये पोर्ट बना हुआ है, और इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि आप सबको शायद पता होगा, जिसको कहते हैं डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर भी कहा जाता है इसको। तो और एक पोर्ट जो रह गया है नीचे की तरफ, और उसको बताना है कि कौन सा पोर्ट है। अब कौन सा पोर्ट बच गया है बताइए? ये देखिए, ये है हमारे अंडमान एंड निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। ठीक, तो पोर्ट ब्लेयर हो गया। तो ये टोटल 13 पोर्ट्स के बारे में हमने बात किया है, जो कि है ये जो सारी पोर्ट्स हैं वो कहाँ पे है? आप देख के बता सकते हैं कि ये वेस्टर्न कोस्ट में स्थित है। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, और ये जितने भी पोर्ट्स हैं, ये जितने भी पोर्ट्स हम इधर बात कर रहे थे वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट हैं, ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट जो अब दिख रहा है, आपको पोर्ट्स पता चल गए। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोलने वाली हूँ कि वेस्टर्न, ये कहा जाता है कि वेस्टर्न कोस्ट में, जो अगले स्लाइड्स में मैंने लिखा है
कि वेस्टर्न कोस्ट का नंबर ज़्यादा है ईस्टर्न कोस्ट से। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कोई रीज़न है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये हम जल्दी जल्दी देखेंगे, जिसकी वजह से आप कम समय में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो ये कहा जाता है वेस्टर्न कोस्ट के बारे में कि ये एक, अब मैं लिख दे रही हूँ वेस्टर्न कोस्ट के बारे में, यहाँ पे मैं बातें करूँगी और ये बात आपको पता ही होगी, और अगर आप नहीं पता होगी आपको तो मैं आज डिस्कस करके इसको क्लियर कर दूंगी, जिसका आपका कॉन्सेप्ट बना रहे और आप इसको कभी भूले नहीं। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सबमर्जेंस कोस्ट है। ठीक है, सबमर्जेंस कोस्ट है। इसका एक ही एक्सेप्शन है इंडिया में, उसका एक्सेप्शन क्या है ये बताइए, ये भी पूछ सकता है कोई आपसे। तो उसका एक ही एक्सेप्शन है, मालाबार कोस्ट। ठीक है, मालाबार कोस्ट कहाँ में पाया जाता है, केरला में। ठीक है, लेकिन जब हम ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये किस तरह का कोस्ट है, ये है एक एमरजेंट कोस्ट। ठीक, एमरजेंट कोस्ट। तो क्या होता है जब कोई कोस्ट सबमर्जेंस होता है या फिर एमरजेंट होता है, तो जब कोई कोस्ट सबमर्जेंस होता है तो उसमें क्या होता है कि सी बहुत डीप हो जाता है, सी जो है वो डीपर होता है। ठीक है, और ये फेवरेबल कंडीशन बनता है नेचुरल हार्बर बनने के लिए, नेचुरल हार्बर बनने के लिए। ये एक बहुत ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है ना कि वहां पे नेचुरल हार्बर आसानी से बन सके, लेकिन वो वाली चीज हम देखते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट में वैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोस्ट है वो बहुत डीप नहीं है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा एस्चुरीज और डेल्टास के बारे में। तो हम यही करेंगे कि जब वेस्ट कोस्ट में जो नदियां जब अरेबियन सी से मिलती है तो वहां पे वो एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। ठीक है, लेकिन जब ईस्टर्न कोस्ट में जब ईस्टर्न कोस्ट में जब नदियां मिलती हैं तो वो क्या फॉर्म करती हैं, आप सबको पता है, डेल्टा फॉर्म करती हैं। डेल्टा फॉर्म करने के समय में बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब सेडिमेंट्स बहुत सारे होते हैं तो जहाँ पे वो डेल्टा फॉर्म होता है वहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, तो शिप को बहुत दिक्कत हो जाती है कि किस तरीके से वो हार्बर तक या फिर पोर्ट तक पहुंचे। तो इस वजह से ये डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करती है अगर डेल्टा फॉर्मेशन। ठीक है, डेल्टा बहुत फर्टाइल होता है, वो एक अलग जगह है, लेकिन पोर्ट्स के लिए एस्चुरीज और डेल्टा के बीच का ये कंपैरिजन है कि डेल्टा फॉर्मेशन होने की वजह से जो नेचुरल हार्बर है वो ईस्टर्न कोस्ट में बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है कंटिनेंटल शेल्फ के बारे में। तो कंटिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कंटिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कंटिनेंटल शेल्फ होता है कि आप कितने दूर तक जमीन है, जब आपका एक लैंड खत्म हो जाता है और सी शुरू हो जाता है तो एक बार होता है ना कि कंटिनेंटल शेल्फ कब तक कंटिन्यू करता है, उसके बाद थोड़ा और डीप सी आता है। तो हमारी जो कंटिनेंटल शेल्फ है वो ईस्टर्न कोस्ट में वो है 500 किलोमीटर। सोचिए, डीप सी में घुसने के पहले तक इतने 500 किलोमीटर तक सिर्फ जमीन है। तो इससे क्या होता है ना कि गुड पोर्ट्स और हार्बर बनने में इस वजह से भी मुश्किल आती है हमारे ईस्टर्न कोस्ट में। अब इसमें क्या होता है ना कि शिप तभी एंटर करेगा इजीली या फिर एग्जिट करेगा जब टाइड्स होंगी, तो टाइड्स होंगी तो फ्लो बना रहेगा, तो उस तरीके से शिप को सेल करने में थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें अच्छे पोर्ट्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारे वर्ल्ड के वेल नोन जो पोर्ट्स हैं उसमें से कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बने हुए हैं, जैसे कि लंदन का, सिंगापुर और हांगकांग। ये सब जो पोर्ट्स है ये बहुत ही बिजिएस्ट पोर्ट है पूरे दुनिया का और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बना हुआ है। लेकिन इंडिया के केस में अगर हम देखा जाए तो फेवरेबल कौन सा रहा पोर्ट्स बनाने के लिए, जो भी 3 अलग अलग रीजन दिया है मैंने, वो रहा वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में नेचुरल हार्बर बना हुआ है, बहुत ईजी है वहाँ पे पोर्ट्स मेंटेन करना या पोर्ट्स होना। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा पोर्ट्स क्यों हैं एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट। और जो रिसेंट न्यूज़ है इस चीज़ के रिगार्डिंग वो है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, अभी मैंने बताया था JNPT के बारे में, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहा जाता है इसको। तो
ये न्यूज आई है अभी, जस्ट एक दिन पहले की न्यूज है कि बिकम्स द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया। तो जस्ट थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि जेएनपीटी के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा था। जेएनपीटी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है और कहाँ स्थित था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे स्थित है? जल्दी से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये अगर ये करंट अफेयर्स के न्यूज में है तो क्वेश्चंस में आ सकते हैं आपके। ये महाराष्ट्र में स्थित है ये, और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, अब इसको एक और नाम है, इसका जो दूसरा नाम है वो है नवा शेवा पोर्ट। ठीक है, नवा शेवा पोर्ट इसका एक और नाम है। तो अगर आपसे इस तरीके से नाम से भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ किस पोर्ट के बारे में बातें हो रही हैं। और ये जब ग्लोबल पोर्ट की रैंकिंग आई है, ठीक है, ग्लोबल पोर्ट की रैंकिंग आई है, 100 ग्लोबल पोर्ट्स, पूरी दुनिया में 100 ग्लोबल पोर्ट्स की एक रैंकिंग आई है जिसमें कि जेएनपीटी का नंबर आया है 26 नंबर पे जेएनपीटी का रैंक आया है। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये बहुत सारी ट्रेडिंग में हेल्प कर रहा है इंडिया को। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे लिखा है कि ये 100% लैंड लॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया बन चुका है, तो ऐसा क्या है, क्या बात कहा जा रहा है यहाँ पे? आपको पता होगा पीपीपी मॉडल के बारे में। पीपीपी मॉडल इंडिया में अभी बहुत चल रहा है, हर इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं। पीपीपी मॉडल का फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्यों किया जा रहा है? इसे करने का क्या फायदा है कि इसमें क्या कहते हैं ना कि इसका मेन कारण है कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज करना डिसीजन मेकिंग। किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप जब प्राइवेट और पब्लिक का दोनों का पार्टनरशिप रहता है तो ऑब्वियसली बात है कि एक मेन जो कारण है वो इसका यही है कि हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है पीपीपी करने का। ठीक है, तो जो लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट के बारे में हम जो बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं कि पोर्ट की अथॉरिटी जो होगी, अब पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, तो जो पब्लिक है वो पोर्ट की अथॉरिटी है, वो क्या काम करेगी? वो काम करेगी एज ए रेगुलेटरी बॉडी। ठीक, वो एज ए रेगुलेटरी बॉडी काम करेगी और वो एज ए लैंडलॉर्ड भी काम करेगी। नाम यहीं से आता है, लैंडलॉर्ड क्यों कहा जा रहा है, एज ए लैंडलॉर्ड काम करेगी। लेकिन जब हम और बात करते हैं कि प्राइवेट का क्या काम होगा, जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या करेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइवेट का क्या रोल दिया है। जब ये खुद अपने आप को रेगुलेटरी बनाया गया है तो ये प्राइवेट क्या काम करेगी? प्राइवेट करेगी पोर्ट को ऑपरेट करेगी। पोर्ट को ऑपरेट कैसे करते हैं? जैसे बेसिकली हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कार्गो हैंडल करना, ठीक है, कार्गो हैंडलिंग में हेल्प करेगी। ठीक, तो जो ये पीपीपी मॉडल है इसमें हमने देखा कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसका मेन मोटो ये होता है कि हम किस तरीके से कोई भी काम, कोई भी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, एफिशिएंसी को बढ़ा सके। तो उसी तरीके से हमारे पोर्ट्स में भी पीपीपी मॉडल चल रहा है और जेएनपीटी जो महाराष्ट्र में स्थित इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है वो अब 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन चुका है। और इसकी जो पोर्ट की अथॉरिटी है, जो पब्लिक का जो रोल होगा, मतलब पब्लिक मतलब आपको पता ही होगा कि जो सरकार का रोल होगा वो होगा एज ए रेगुलेटरी बॉडी या फिर कह सकते हैं एज ए लैंडलॉर्ड। और जो प्राइवेट कंपनीज होंगी वो पोर्ट को ऑपरेट करेगी, क्या क्या काम करना है, कार्गो को हैंडल करना है। तो जो प्राइवेट कंपनीज आती हैं तो आपको पता है कि गवर्नेंस को सही करने का एक बहुत ज़्यादा सही तरीका है कि हाँ पीपीपी मॉडल ला रहे तो सरकार देखेगी लेकिन जो काम है वो प्राइवेट कंपनीज करेगी। तो इसी तरीके से ये हमने करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और हमने देख लिया कि कितने तरह के
पोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, पोर्ट्स का क्लासिफिकेशन क्या है इंडिया में, और पोर्ट्स को मैनेज कौन करता है, और मेजर पोर्ट्स इंडिया के क्या है, ये हमने बहुत ही डीपली देखा कि हाँ ठीक है मेजर पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे कौन से हैं। ये अगर ये स्लाइड आपको याद रह जाता है तो आपके लिए बहुत इजी है कि अगर पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने कर दिया। ये जो भी टॉपिक है ये आपको स्कूल के 6-7 क्लास से आपको पढ़ना है, यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम्स तक, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्ट में क्यों है ज़्यादा पोर्ट्स एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट, ये भी हमने क्वेश्चन कवर कर लिया है, और रिसेंट न्यूज़ भी हमने देख लिया है। तो इससे हम बेसिक्स के साथ साथ करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रहेंगे। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।